हेलो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे अफगानिस्तान की और देखेंगे कि किस प्रकार से अंग्रेजों ने इसे कैप्चर करने का प्रयास किया और फिर किस प्रकार से वो असफल सिद्ध हुए और क्या क्या उन्हें प्राप्त हुआ, ये सब यहाँ पे देखेंगे। क्योंकि ये टॉपिक परीक्षा की दृष्टि से ज़्यादा महत्वपूर्ण है नहीं, लेकिन प्रीलिम्स की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर इससे प्रश्न बनने के चांस होते हैं। और वो भी किस प्रकार के प्रश्न आपको मैच करने के लिए दिया जाएगा कि जैसे प्रथम अफगान युद्ध और जो भी जितनी जैसे सालबाई की संधि, तो उनका डेट जो है वो महत्वपूर्ण है। दूसरा, अगर इंडिपेंडेंट अगर प्रश्न बनता है इसका, तो वो बन सकता है कि आपको अफगान युद्ध दे देगा और उस टाइम का जो सन और कौन राजा था या कौन गवर्नर जनरल था उस टाइम पर, ये आपको दे सकता है। तो इतना ही हमें याद रखना है, पूरी कहानी हमें याद नहीं रखनी है, क्योंकि मेंस में प्रश्न आते नहीं है इस टॉपिक से, प्रीलिम्स में प्रश्न आ सकते हैं, उसी की दृष्टि से हमें इसे देखना है। ठीक है, तो आप पहले लिखेंगे, इसमें पहला आप लिखेंगे प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, और इसका जो सन है वो क्या है, 1839 से 42। एक तो सन महत्वपूर्ण हो गया। ठीक है, दूसरा है कि उस टाइम पर जब ये हुआ तो कौन गवर्नर जनरल था, तो आप उसका भी नाम यहां पर लिख लेंगे। कौन था उस टाइम पर? लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड ऑकलैंड ये था गवर्नर जनरल था। राजा कौन था उस टाइम पर अफगानिस्तान का? दोस्त मोहम्मद। दोस्त मोहम्मद ये उस टाइम का राजा था। अब आप कारण मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। कारण क्या है? कारण है कि अंग्रेजों को ऐसा लगता है कि जो रूस है वो हमला कर सकता है ब्रिटिश इंडिया पर, और उसको सुरक्षा रखने के लिए, ब्रिटिश इंडिया जो उनकी टेरिटरी है उसको सुरक्षित रखने के लिए उनको अफगानिस्तान को भी अपने साथ लेना होगा। ये तो उनका कारण है, लेकिन असली कारण क्या है? असली कारण जो है उनका है साम्राज्य का विस्तार करना और ज्यादा से ज्यादा जो खनिज है उनका उत्खनन कर अपने मूल देश के लिए भेजना। समझ गए आप? ये उनका जो रियल जो कारण है वो ये भी है, बाकी तो सब बहाने हैं। तो इस प्रकार से आपने यह देखा कि एक तो उस राजा का नाम देख लिया और कब ये युद्ध हुआ है वो हमने वर्ष देख लिया। ठीक है, दूसरा इसी प्रकार से हम देखेंगे द्वितीय आंग्ल युद्ध। आपको चाहिए, अगर आप कमेंट करेंगे कि नहीं सर आप इन्हें भी इसी तरीका से पढ़ा दीजिए जैसे आपने पंजाब, मैसूर उसको पूरी तरीका से ओपन करके पढ़ाया है, तो मैं इसमें वीडियो बना सकता हूं। अगर आपको जो मुझे लगता है कि नहीं इतना इसमें एनफ है, तो आप इसके अनुसार देख सकते हैं। अगर आप में कमेंट करेंगे तो मैं इसे करा दूंगा आपको। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध, और इसका सन क्या है? 1878 से 1880। 1878 से 1880। तो इसमें क्या है? इसमें अब जो अफगानिस्तान का जो शासक है शेर अली, नाम है उसका शेर अली, इसको ऐसा लगता है कि रूस इस पर आक्रमण करेगा। अब इसको कैसा लगता है? रूस इस पर आक्रमण करेगा, और ये क्या करता है कि अंग्रेजों से सहायता मांगता है। अंग्रेजों से कहता है कि आप मेरी सहायता कीजिए, लेकिन अंग्रेज इसे सहायता नहीं देते हैं, जैसा कि आपको पता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो अपनी मांग रखेंगे, यो कहेंगे कि हमारा एक रेजिडेंट आप रखिए, तब हम आपको सहायता देंगे। वही रेजिडेंट, आप समझ गए हैं रेजिडेंट का कार्य क्या है। रेजिडेंट को जब वो मान्यता दे देते हैं, तब जाकर के ये जो है अपना अफगानिस्तान के प्रति जो इनकी रणनीति थी, यानी कि अपने सैनिक वहां पर भेजने की, उसको बदलते हैं। और उस टाइम का जो गवर्नर जनरल है वो कौन है? वो है जनरल लॉर्ड लिटन। गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड लिटन। समझ गए? ये है, और ये है उस टाइम का। आप इसके बाद में देखेंगे, इसमें ये दो बातें महत्वपूर्ण थी जो मैंने आपको बता दी हैं। तीसरा आप अब ये देखेंगे, तीसरा भी है तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध। अफगान युद्ध
ये कब से कब है, ये 1919 में, 1919 में, यानी कि तृतीय अंगल अफगान युद्ध को 1919 का ब्रिटिश अफगान युद्ध भी कहा जाता है और अफगानिस्तान में इसे स्वतंत्रता के युद्ध के रूप में भी वर्णित किया जाता है। और कारण ये है क्योंकि उसके बाद में अंग्रेजों ने युद्ध विराम किया था और अफगानिस्तान को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में, एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता भी दी थी। एक तरीका से अपनी ओर से कहा था कि ये एक स्वतंत्र राज्य है और इसके जो मामले हैं उनमें ये हस्तक्षेप नहीं करेंगे और विदेशी मामलों पर नियंत्रण पुनः हासिल करने की और ब्रिटेन द्वारा अफगानिस्तान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने के लिए साथ ही ये समाप्त हो जाता है। अब आप सोचेंगे कि सर इन्हें इस प्रकार से मान्यता किस प्रकार से मिल गई, क्योंकि आपको मैं बताऊं कि अफगानिस्तान, जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया है, ग्रेवयार्ड ऑफ द एम्पायर कहा जाता है, क्योंकि वहां की जो टेरेन है वो यानी कि उबड़ खाबड़ जमीन और वहां के जो लोग हैं, वहां के जो लोग हैं वो युद्ध कौशल, उन कहते हैं ना कि एक ऐसी जनजाति है जो युद्ध के रूप में जानी जाती हो, है ना, हाँ वो युद्ध के रूप में जानी जाती थी। तो इस प्रकार से अंग्रेजों को ये लगा कि हम ज्यादा ही पैर पसार रहे हैं और हमारे पास इतनी चादर नहीं है, कहीं ऐसा ना हो अफगानिस्तान के चक्कर में पूरा ब्रिटिश इंडिया भी चला जाए हमारे यहाँ से। तो उन्होंने इसे देखते हुए ही क्या कर लिया है, इसको समाप्त किया। दूसरा आप क्या देखते हैं, जो प्रथम विश्व युद्ध की जो समाप्ति थी और 1917 में रूसी क्रांति के बाद अफगान पूर्ण स्वतंत्रता चाहते थे, जैसा कि आपको पता है 1914 से 18 के बीच में, 1914 से 18 के बीच में क्या है, प्रथम विश्व युद्ध होता है। 1914 से 18 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध होता है और उसके बाद में ये क्या चाहते थे कि हमें पूर्णतः क्या मिल जाए, स्वतंत्रता मिल जाए। और जो कि आप पता है कि ये अंग्रेजों को कहीं ना कहीं अपने लिए क्या है, एक फायदे का सौदा लगता है और वो इनको इस तरीका से स्वतंत्र रूप से मान्यता देते हैं। और हबीबुल्लाह जो कि 1901 में अब्दुल रहमान का उत्तराधिकारी बना था, हबीबुल्लाह वर्ष 1919 में मारे गए और नए सैनिक जो है अमानुल्लाह, कौन है नया सैनिक, पहले इनके दोनों का नाम लिखें, हबीबुल्लाह और इसका जो उत्तराधिकारी है कौन है, वो अमानुल्लाह। ठीक है, अमानुल्लाह खान ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी थी और अफगानिस्तान में विदेशी मामलों में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद वर्ष 1921 में शांति स्थापित हो गई थी। अब आगे आपको समझ आ गया ये। तो इस तरीका से आप देखेंगे इसके अंदर यही ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो मैंने आपको बताया है। एक तो इसका जो सन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और कौन कौन वहाँ के ऐसे शासक रहे हैं उनके नाम मैंने आपको बताया है, अमानुल्लाह और हबीबुल्लाह, इन दोनों का नाम आप याद रखेंगे। और किस प्रकार से अंग्रेजों ने इन्हें पूर्ण स्वतंत्रता की जो है पूर्ण स्वतंत्रता यानी कि इनके मामलों में हस्तक्षेप न करने का वायदा किया था और क्यों वो पीछे हटे थे ये मैंने आपको बताया। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर पूरा कवरेज करके बनाऊं तो आप मुझे कमेंट करना, मैं बना दूंगा, नहीं तो जो एग्जाम के लिए चाहिए वो मैं आपको करा चुका हूं। उसके बाद देखेंगे आप नेक्स्ट टॉपिक नेपाल। क्या देखेंगे, नेपाल। यहां पर आप जानते हैं कि नेपाल पर 400 वर्षों तक मल्ल साम्राज्य का शासन रहा था, है ना, मल्ल शासकों का शासन रहा था और उसके पश्चात गोरखाओं ने शासन स्थापित किया था। 400 वर्षों तक किसका शासन रहा था, मल्ल एक साम्राज्य था, मल्ल का शासन या साम्राज्य का शासन। और उसके बाद में जो गोरखा है, अपना एक रेजिमेंट भी है गोरखा रेजिमेंट के नाम से, गोरखाओं ने शासन स्थापित किया था यहाँ पर। नेपाल के जो शासक थे राणा बहादुर शाह को 1799 में नेपाल छोड़कर भागना पड़ा था और नेपाल दरबार षड्यंत्र का अखाड़ा बन गया था। ठीक है, अंग्रेजों द्वारा 1801 में गोरख है जो जिन्हें हम कहते हैं गोरखपुर, ठीक है, 1801 में गोरखपुर के अधिग्रहण के पश्चात ब्रिटिश भारत और नेपाल की सीमा परस्पर मिल गई थी। आप अगर याद रख सकें तो आप याद रख लेना, ठीक है, नहीं तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है नहीं। नेपाल के प्रधानमंत्री भीमसेन थापा कौन थे, भीमसेन थापा ने गोरखपुर के निकट एक जगह है
बुटवाल के हिंसात्मक कार्रवाई की और गोरखाओं द्वारा बुटवल और शेरोज पर आक्रमण करने का कारण यह तनावपूर्ण स्थिति का युद्ध के रूप में उभरा था। लेकिन इसी के साथ में आप देखेंगे नेपाल के शासक गिरवन युद्ध के विराम शाह जो संगोली की जो संधि है, यानी कि संगोली की संधि है, सुगौली भी बोलते हैं इसे, सुगौली की संधि, ये एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, इसे याद रख लेना। वो 1816 पर जो 16 में हुई थी। और इस प्रकार से आप देखेंगे गिरवन का युद्ध है, गिरवन के युद्ध का जो विराम है वो जो है विक्रम शाह के द्वारा सुगौली की संधि पर हस्ताक्षर करने के साथ ही समाप्त हुआ था। और इसके अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके प्रावधान बताऊं तो मैं आपको बता देता हूं। जो सुगौली की संधि है उसके प्रावधान क्या है, महत्वपूर्ण हो जाता है थोड़ा सा। इसमें था कि नेपाल ने ब्रिटिश रेजिडेंट की नियुक्ति को स्वीकार कर लिया था। क्या थी सुगौली की संधि में? राजा कौन था, याद रखना, कौन था राजा? विक्रम शाह। कौन था राजा नेपाल का? विक्रम शाह। और इसकी संधि की जो शर्तें थी वो क्या थी? पहला था नेपाल ने जो है क्या किया था, ब्रिटिश रेजिडेंट जो था, ब्रिटिश रेजिडेंट की नियुक्ति को स्वीकार कर लिया था। दूसरा क्या है, नेपाल ने गढ़वाल और कुमाऊं के जिले तराई क्षेत्र पर अपना दावा छोड़ दिया था। यानी कि कुमाऊं और तराई क्षेत्र पर, कुमाऊं और तराई क्षेत्र पर दावा छोड़ दिया था। और नेपाल ने सिक्किम पर भी अपना अधिकार छोड़ दिया था। नेपाल ने सिक्किम पर अपना दावा छोड़ दिया था। समझ गए आप? ये तीन बातें आप याद रखेंगे सुगौली की संधि, क्योंकि बार बार न्यूज में भी आती है ये, है ना? हाँ, तो इसे आप याद रखेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बर्मा। ठीक है, 19वीं शताब्दी में आप जानते हैं बर्मा, आज का जो म्यांमार है वो बर्मा है। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में बर्मा एक स्वतंत्र राष्ट्र था, लेकिन इसके पश्चिम में की ओर विस्तारवादी प्रवृत्ति और बर्मा के वनों के लिए ब्रिटिश शिक्षा ने युद्ध की स्थिति को उत्पन्न कर दिया। यानी कि बर्मा के पास जो थे उनके जो संसाधन थे, जिससे आप वन संसाधन कह सकते हैं, लकड़ी उनके पास से कुछ कोटि की थी, उसकी जो लालच है, इसी को जो है ब्रिटिश साम्राज्य का जो लालच है वो जाग जाता है इसके प्रति। और इस बार देखोगे आपके तीन जो है एंग्लो बर्मा युद्ध होते हैं। कितने? 3 एंग्लो बर्मा युद्ध होते हैं। ठीक है, 3 एंग्लो बर्मा युद्ध होते हैं। प्रथम कब होता है, आप एक बार देख लेंगे इसे। प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध कब होता है? 1824 से 1826 तक होता है। द्वितीय कब होता है? द्वितीय कब होता है? 1852 से 1853 तक। और तीसरा कब होता है? तीसरा कब होता है? 1885, यानी कि कांग्रेस जब ये ह्यूम ने स्थापित की थी तब। अब आगे आपको समझ में, पहले तो एग्जाम के लिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये बर्मा युद्ध और उनकी सन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बाकी तो उसके बाद में कौन सी संधि के साथ ये खत्म होती हैं, ठीक है, ये भी बचता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है प्रीलिम्स एग्जाम के लिए वो ये है। बाकी सब बातें एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो ये जरूरी नहीं है। आपको एक कहानी को एक क्रम से समझने के लिए भी कुछ बातें समझनी पड़ती हैं, और उसी के लिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा इसे कराता हुआ चल रहा हूँ, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि ये बर्मा युद्ध क्या है, कब हुआ है, ये एग्जाम में तो पूछा जाएगा आपको। ठीक है, आप जैसे कि देखेंगे प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध कब से कब हुआ है? 24 से 26 हुआ है, 1824 से 26। ब्रिटिश आक्रमणकारी बलों ने रंगून पर कब्जा कर लिया था, रंगून राजधानी थी,
ठीक है, रंगून पर कब्जा कर लिया था, रंगून पर कब्जा कर लिया था। 1826 में संपन्न यांडबू की संधि, यांडबू एक याद रखना एक प्लेस है, यांडबू की संधि, ठीक है, के तहत अंग्रेजों ने बर्मा से युद्ध के मुआवजे के रूप में 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ पौंड, मैंने आपसे क्या कहा, अंग्रेज कभी छोटी मोटी राशि मांगते ही नहीं थे। हमारे यहाँ के जो राजा थे वो कितने मांगते, 10,000, 5,000 रुपया, ये क्या है, करोड़ पौंड, बड़ा भारी भरकम, एक बार में कमर तोड़ दो, समझ गए। छोटी सोच नहीं, बड़ी सोच रखो, समझ गए ना आप। हाँ, छोटी, आप भी कभी छोटी सोच मत रखना, बड़ी सोच रखो, ये नहीं तो फिर सही और फिर नहीं तो फिर सही, क्या फर्क पड़ता है, समझ गए। हाँ, तो इस तरीका से उन्होंने 1 करोड़ पौंड की मांग के तहत इसके तटवर्ती प्रांत अराकान, आज भी आप जानते होंगे अराकान युमा पर्वत है, अराकान, जो अराकान पर इसका अधिकार को समाप्त कर दिया और साथ ही इसमें भारतीय क्षेत्र पर अपने दावों को छोड़ने और एक ब्रिटिश रेजिडेंट की नियुक्ति को स्वीकार करने पर दबाव डाला और उसे स्वीकार भी करा दिया। आप समझ गए, ब्रिटिश रेजिडेंट। देखो, अगर आप ये छोटी छोटी बात समझ जाते हैं ना, तो आपको किताब जब आप पढ़ेंगे, कोई भी किताब आप पढ़ेंगे, मेरा उद्देश्य आपको है कि आपके अंदर एक समझ डेवलप कर दिया जाए, ताकि आप जब भी कोई किताब पढ़ें, किताब मैंने आपको बताया, मेरे साथ आपको किताब पढ़ते हुआ चलना है। एनसीईआरटी आप पढ़ें अपने स्तर से, प्लस स्टैंडर्ड बुक्स आप पढ़ लें, क्योंकि जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, राजीव अहीर का बुक दुनिया पढ़ती है, आप वही पढ़ें। एक बुक आप ये ले लेना, स्टैंडर्ड बुक, ज्यादा बुक्स आपके पास होनी नहीं चाहिए, और अगर है तो उनको किसी को दान कर दें, अपने पास से हटा दें। एक सिंगल बुक आपके पास होनी चाहिए, मॉडर्न हिस्ट्री की एक सिंगल बुक आपके पास होना चाहिए, मेडिवल हिस्ट्री का और एक सिंगल बुक आपके पास होना चाहिए, एंशिएंट हिस्ट्री का और एक सिंगल बुक आपके पास में होना चाहिए, आर्ट एंड कल्चर का। ये स्टैंडर्ड बुक्स है। इसी के पैरेलल आपको एनसीईआरटी चाहिए, उसी के साथ साथ पैरेलल में एक एनसीईआरटी, इसके साथ और कुछ नहीं पढ़ना है, बाकी कुछ भी नहीं पढ़ना है। इन्हीं के साथ में आप यूपीएससी को किस तरीके से क्रैक करेंगे वो मैं यहाँ पे करा रहा हूँ, और जो मैं यहाँ पे ये करा रहा हूं, इसके बाद में मैंने आपको बताया अपडेट आएंगे। ये पूरा होने के बाद जब सिलेबस में पूरा कर दूंगा, इसके बाद अपडेट आएंगे हर एक यूनिट पर, जो यूनिट है और उसके जो लेक्चर है, लेक्चर वाइज भी मैं अपडेट लेकर के आऊंगा। वो उस टाइम पर आपको अपडेट करने पड़ेंगे, अगर आप मेरे अकॉर्डिंग चल रहे हैं। बाकी तो आपकी मर्जी, जिंदगी आपकी है, कैरियर आपका है, आप जो करें। मैं अपना कार्य करता रहूंगा, आप अपना कार्य करते रहे, वो आप डिसाइड करें आपका कार्य है क्या, ठीक है। जल्दीबाजी हम करेंगे नहीं, आप अपने हिसाब से चलेंगे। इत्मीनान भी कोई चीज है, इत्मीनान से चलना है, ठीक है। हाँ, उसके बाद में द्वितीय बर्मा युद्ध, ठीक है, जो मैंने आपको भी बता दिया है, 52 से 53। इसके अंदर भी बर्मीज जो, क्योंकि वो एक बार में छोड़ने वाले हैं नहीं, फिर जब तक इन्हें चूस नहीं लेंगे अंग्रेज छोड़ेंगे नहीं। द्वितीय अंग्ल बर्मी युद्ध के बीच जो है के बीच, इसमें क्या है कि लॉर्ड डलहौजी की साम्राज्यवादी जो नीति थी, उसके तहत ही जो है इसको, इस युद्ध को जो है अंजाम दिया गया था। लॉर्ड डलहौजी की कौन सी नीति थी, साम्राज्यवादी नीति थी, उसके तहत ही इस युद्ध को अंजाम दिया गया था। और भी इसके क्या कारण थे, जैसे बताया, ब्रिटिश व्यापारी वर्मा को कास्ट संसाधनों पर अधिकार करना, कास्ट मतलब लकड़ी है ना, हाँ, तो लकड़ी के जो संसाधन थे उन पर अधिकार चाहते थे। उन्होंने वर्मा के बाजार में और अधिक व्यापक रूप से प्रवेश का प्रयास किया था, और इस युद्ध के परिणाम स्वरूप लोअर बर्मा ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बन गया था। यानी कि जो नीचे वाला बर्मा है वो कहाँ, किसका, ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बन गया। तो कुल मिलाकर के उनका पूरा एक ही कार्य है, साम्राज्यवाद करना। तीसरा जो है, जैसे मैंने आपको बताया 1885 में, डेट याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। कारण याद रहे या ना रहे, बस थोड़ा सा एक आपके माइंड में मैप बनना चाहिए कि हाँ ऐसे कोई युद्ध हुआ था, उसमें ऐसा कुछ हुआ था, बस इतना काफी है। अगर कहीं मेंशन करने को आए तो आप उसे मेंशन कर पाए। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप तृतीय पर देखेंगे अब, तृतीय बर्मा युद्ध कब हुआ है, 1885। और इसमें इसका जो, इस युद्ध के परिणाम स्वरूप कोनबोंग राजवंश द्वारा संचालित स्वतंत्र बर्मा ने, कौन सा राजवंश था उस टाइम पर यहाँ पे, कोनबोंग साम्राज्य या राजवंश,
ठीक है। कोनबोंग राजवंश के द्वारा संचालित जो स्वतंत्र बर्मा ने अपनी प्रभुसत्ता खो दी, जिनका शासन पहले ही ऊपरी बर्मा के नाम से ज्ञात था, जो कि नीचे लोअर तो उन्होंने सेकंड में ले ही लिया था। अब ऊपर वाला जो बचा हुआ था इस युद्ध में उसको भी इन्होंने कैप्चर कर लिया है। 1 जनवरी 1886 को उत्तरी बर्मा ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। कब मिला लिया गया था? 1 जनवरी 1886 को। नई साल मना दी उन्होंने, ठीक है। हाँ, 1897 में उत्तरी और दक्षिणी बर्मा को संयुक्त कर एक प्रांत बना दिया गया था। अंग्रेजों ने पहले लिया और लास्ट वाले में ये कर लिया। 1937 में, तीसरा है ये दूसरा हो गया, तीसरा है। 1937 में अंग्रेजों ने बर्मा को एक पृथक उपनिवेश के रूप में स्थापित करने और 1948 में इसको एक गणतंत्र के रूप में स्वतंत्रता प्राप्त करने तक शासन किया। यानी कि 37 से 48 समझ गए। यहां उन्होंने क्या बनाया था? ऐसा पूरी तरीके से अपना एक साम्राज्यवादी साम्राज्य बना लिया था अपना एक, ठीक है, कॉलोनी बना ली थी। और 1948 में इसको क्या है? स्वतंत्रता मिल गई, ठीक है, ये है। उसके बाद में आप देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, तिब्बत। ठीक है, तिब्बत पर भी इन्होंने प्रयास किया है। तिब्बत पर चीन की नाम मात्र की प्रभुसत्ता के तहत बौद्ध भिक्षुओं, यानी कि जिन्हें हम बोलते हैं लामाओं का शासन था। ठीक है, चीन का भी यहां पर हस्तक्षेप था, लेकिन जो बौद्ध भिक्षु थे जिनको लामा बोलते थे, क्या बोलते थे? लामा, इनका शासन था। और तिब्बत पर रूसी प्रभाव बढ़ रहा था, और इसी से अंग्रेजों को चिंता थी। ठीक है, आप मैप में देखेंगे तो रूस का एक हिस्सा जो है, यानी कि उसका जो पूर्वी हिस्सा है वो चीन आप देखेंगे कि चीन और रूस के बीच इसी को लेकर के भी युद्ध हुआ है, इसको लेकर के युद्ध हुआ है। आप पूर्व की साइड आएंगे, मैप में देखेंगे आप, वहां से आप देखेंगे तो चीन का जो है, रूस का जो है, यहाँ पर जो है प्रभुत्व बढ़ रहा था। इससे अंग्रेज चिंतित थे, जैसे मैंने आपको बताया है। ये भी एक थ्योरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको साम्राज्य का विस्तार करना है। लॉर्ड कर्जन ने, नाम याद रखना है, लॉर्ड कर्जन, ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने तिब्बत के साथ समझौता करने के उद्देश्य से कर्नल यंग देखिए क्या नाम है यंग हस्बैंड, समझ गए आप? हस्बैंड तो यंग ही है, लेकिन यंग हस्बैंड उसका नाम है। कर्नल जो था, यंग हस्बैंड की अध्यक्षता में गोरखा सेना के साथ शिष्टमंडल तिब्बत भेजा। ठीक है, शिष्टमंडल बस यही है कि पहले आराम से बात करके देख ली, अगर नहीं मानते हैं तो फिर दूसरा तरीका भी है। तिब्बतियों ने बातचीत करने से मना कर दिया और अहिंसक प्रतिरोध प्रस्तुत किया। ठीक है, यानी कि उन्होंने जो इनका शिष्टमंडल, मतलब ऊपर से शिष्टमंडल है लेकिन अंदर से पूरी की पूरी तरीका से वो अशिष्ट है, पूरी तरीका से ये कार्य ही अशिष्ट है। ठीक है, तो उन्होंने मानने से मना कर दिया और इसी तरीका से ब्रिटिश दल ने लहासा को घेराबंदी करना प्रारंभ कर दिया। लहासा तिब्बत की राजधानी आप जानते होंगे, जो लहासा है कि घेराबंदी उन्होंने प्रारंभ कर दी अंग्रेजों ने। अगर उन्होंने सब पहला प्यार से मान जाए, भाई ठीक है युद्ध हम ना करें क्योंकि संसाधन तो वे होते हैं उसमें, प्यार से नहीं मानोगे तो फिर करना पड़ेगा। यदि सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा तो टेढ़ी से निकालेंगे। अंग्रेजों को तो अपना साम्राज्य विस्तार करना है, एक ही उनका उद्देश्य है। बात हजार हो लेकिन कार्य एक है, और वो कार्य है साम्राज्य का विस्तार और उनके जो संसाधन है उनका उत्खनन करके अपने मूल देश को भेजना, बस सीधा सीधा सा, और कुछ नहीं। और यहां से आप देखेंगे कि लहासा का उन्होंने घेराबंदी प्रारंभ कर देते हैं। और लहासा की जो संधि है, क्योंकि आप जानते हैं कि बौद्ध भिक्षुओं के पास तो ऐसा कुछ है नहीं कि वो युद्ध करते हैं इनसे, इन्हीं के साथ में लहासा की जो संधि हो जाती है, ये याद रखना आप, क्योंकि ये एग्जाम में आपको मिल सकता है। 1904 में लहासा की संधि होती है और तिब्बत ने क्षतिपूर्ति का भुगतान करना, चुंबी घाटी पर अंग्रेजों का अधिकार स्वीकार करना और अंग्रेजों को तिब्बत के विदेशी मामलों पर नियंत्रण प्रदान करने को स्वीकार कर लिया। समझ गए आप इसे? देखो, आप इनका पूरा माइंडसेट देखिए आप। ठीक है, पहले आपको भेजेंगे कि ठीक है भाई आप मान जाइए, नहीं मानते तो फिर युद्ध के लिए तैयार हो, और युद्ध अगर होता है तो उस तरीके की संधि आप पर थोपेंगे कि आगे आप युद्ध करने के लायक बचेंगे नहीं, आप ही नहीं बचेंगे, लेकिन वो युद्ध के लिए तैयार होंगे और बचे हुए जो भी आपका है उसे सब कैप्चर कर लेंगे। समझ गए आप इसे? ये है, ऐसा नहीं कि आप कुछ नहीं कहेंगे तो वो कुछ नहीं कहेंगे आपसे, ऐसा नहीं है। आप कुछ नहीं भी कहेंगे तो तब भी आपसे कहेंगे,
मांग करेंगे और नहीं मानेंगे तो फिर आपको कैप्चर कर लेंगे आपकी टेरिटरी। तो ये है उनका सीधा सीधा फंडा है। तो इसमें उन्होंने क्या क्या दिया है ये याद रखना। कब संधि कब हुई है? एक तो 1904 में संधि हुई है, ल्हासा की संधि हुई है, ठीक है। और इसमें एक तो चुंबी घाटी, आप अभी देख रहे होंगे मैप में, चुंबी घाटी, साथ ही साथ में तिब्बत पर विदेशी मामले, जो तिब्बत के विदेशी मामले हैं उन पर जो है नियंत्रण किसको मिल गया है? अंग्रेजों को। और क्षतिपूर्ति का भुगतान भी किया। अब वो क्षतिपूर्ति कितनी दी यहाँ पर दिया कहीं पे ऐसा बुक्स के अंदर मेंशन है नहीं उन्होंने दिया क्या है, लेकिन क्षतिपूर्ति दी थी। उसके बाद में आप देखेंगे ज्ञानसे में, ज्ञानसे, ठीक है, ज्ञानसे में एक ब्रिटिश रेजिडेंट को रखना स्वीकार किया, यानी कि उनका एक प्रांत है वहां पर इस एक ब्रिटिश रेजिडेंट तो रखेंगे वो, आप समझे, ये तो उनका पक्का है, ये रखेंगे। कारण क्या है? क्योंकि उन्हें आगे भी तो कार्य करना है ना, बस यही है। और अंग्रेजों को तिब्बत में व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का अधिकार यहां से मिल जाता है। बोलो, समझ में आ गया ये? नेक्स्ट टॉपिक है असम। समझ गए आप इसे? असम, अंग्रेजों ने प्रथम बर्मा युद्ध के पश्चात की गई यांडबू की संधि, यानी कि यांडबू की संधि मैंने आपको बताया कि संधि के तहत असम को अधिग्रहित किया था। आपको पता है इस बात का। तो इससे पूर्व की असम की जो अहोम जनजाति थी, असम की एक थी अहोम जनजाति, आज भी है, अहोम जनजाति ने अंग्रेजों को सफलतापूर्वक असम से दूर रखा था। ये एक योद्धा जनजाति है। 1826 से 1832 तक इस क्षेत्र को बंगाल प्रांत के तहत प्रशासित किया जाता था और 1839 तक संपूर्ण क्षेत्र पर अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हो गया। अब आप आ गए समझ में? 1826 से 1832 तक इनका शासन था, मतलब इनका यहाँ पर डायरेक्ट जो है शासन था, लेकिन 1839 में जाकर के अंग्रेजों का यहाँ पर नियंत्रण हो जाता है, नियंत्रण हो जाता है। और जैसा कि आप जानते हैं जॉन लॉरेंस की कुशलता अकर्मण्यता की नीति क्या थी, आप उसे डाल लेंगे अभी आप, क्योंकि मैं इसे इतना ही करा रहा हूं जितना आपके लिए आवश्यक है, इससे ज्यादा मुझे नहीं कराना है। क्योंकि प्रीलिम्स एग्जाम में अगर आता है तो यही आपसे पूछा जाएगा कि जो आपको कब से कब तक जो है अहोम जनजाति का शासन था, तो आपको पता है 1826 से 32, और कब अंग्रेजों ने असम को कैप्चर किया है, नियंत्रण किया है, तो 1839। ठीक है, अब आप नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे डालेंगे और लिखेंगे जॉन लॉरेंस की कुशल एक कर्मण्यता की नीति। टॉपिक डालेंगे जॉन लॉरेंस कुशल एक कर्मण्यता की नीति। अंग्रेजी में भी आप लिख सकते हैं इसे, जॉन लॉरेंस पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी। ठीक है, इसे आप लिखेंगे, इसमें आप लिख लेंगे, थोड़ा सा पेंसिल कॉपी उठा करके आप लिखेंगे इसमें लॉरेंस इसका शासनकाल क्या रहा है आपको पता है भारत के अंदर 1864 से 69, है ना, ने अफगानिस्तान के मामलों में कठोरता पूर्वक हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी। अफगानिस्तान के मामले में कठोरता पूर्वक हस्तक्षेप की नीति, हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी। और क्यों अपनाई थी? क्योंकि इनके दांत पहले ही खट्टे कर दिए थे, इसलिए इसे पता था कि वो इनका क्या बनाएंगे, अपनाई थी। और इस नीति को कुशल अकर्मण्यता की नीति के रूप में जाना जाता है। कुशल अकर्मण्यता की नीति के रूप में, कुशल अकर्मण्यता की नीति के रूप में जाना जाता है। और इसके तहत कोई ब्रिटिश दूत या सैन्य बल अफगानिस्तान नहीं भेजा गया। दूसरा पॉइंट डालेंगे, दूसरा पॉइंट डालेंगे, उनका मानना था कि अंग्रेजों को अफगानिस्तान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। समझ रहे हैं आप? हाँ, अफगानिस्तान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और इनके दरबार में एक अंग्रेजी रेजिडेंट को रखने की कोई आवश्यकता नहीं थी।
क्योंकि मार देंगे, रेजिडेंट को ही मार देंगे, समझ गए आप, रेजिडेंट को मार देंगे। तो इस तरीका से वहां रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, अभी ना कोई रूस से खतरा नहीं है, समझ गए। जब 1863 में दोस्त मोहम्मद की मृत्यु हो गई तब भी उत्तराधिकार के युद्ध में कोई हस्तक्षेप नहीं हुआ। 1863 में दोस्त मोहम्मद की मृत्यु हो गई और उसके बाद जो इनका उत्तराधिकार युद्ध चला, क्योंकि पहले इन्हें मारते वो, तब उत्तराधिकार का युद्ध लड़ते, इसलिए इन्होंने उसमें भी कोई हस्तक्षेप नहीं किया। तो याद रखना कि एक तो कुशल आक्रमणता की नीति लेकर के कौन आया था, ठीक है, जॉन लॉरेंस लेकर के आया था। इसके अंदर क्या प्रावधान थे ये याद रखना आपको, ये आपको याद रखना है और महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट देखेंगे घेरे की नीति, नेक्स्ट पे आप नेक्स्ट ही डालेंगे, घेरे की नीति। ये छोटे छोटे से टॉपिक हैं, ये आपको लिखना है ऐसे, घेरे की नीति यानी कि पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस, घेरे की नीति कब से कब, 1765 से 1813 लिखेंगे। इस नीति के पॉइंट डाल करके आप लिखेंगे, अब लिखना है अब आपको, ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। घेरे की नीति में लिखेंगे, इस नीति का उद्देश्य था कंपनी की सीमाओं की रक्षा करना। क्या था, रक्षा। अगर आप एक एक शब्द में लिख करके याद रखें तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। मैंने आपको बताया शॉर्ट नोट्स बनाना है, आपको पूरा ये लिखना नहीं है कि इसका उद्देश्य था कंपनी की सीमाओं का रक्षा करना। ज्यादा से ज्यादा आप लिख सकते हैं तो कंपनी की सीमा रक्षा, वैसे से आप लिखें, की, था, इस, ऐसे शब्द आपको लिखने नहीं है। ये आपको खामखा की कॉपी भरेंगे और बाद में जब आपको लिखेंगे तो आप इसे अपनी तरीका से लिख देना। महत्वपूर्ण और मुख्य जो शब्द है वही आपको लिखना। दूसरा पॉइंट लिखेंगे आप यहाँ पे, यह नीति मैसूर और मराठाओं के विरुद्ध वारेन हेस्टिंग्स के युद्धों, लिखना, यह नीति मैसूर और मराठाओं के विरुद्ध वारेन हेस्टिंग्स के युद्धों में परिलक्षित होती है, युद्धों में परिलक्षित होती है, जो कंपनी की सीमावर्ती राज्यों, जो कंपनी के सीमावर्ती राज्यों की रक्षा के लिए, जो कंपनी के सीमावर्ती राज्यों की रक्षा के लिए एक बफर जोन स्थापित करने पर आधारित थी। आप समझ गए, अगर यहाँ पर उनकी कंपनी है या अगर यहाँ पे है तो इसके आसपास क्या है, स्टेट रहे होंगे आसपास, है ना। ये स्टेट जो है इनको कैसे यूज करना है, एक है बफर स्टेट के रूप में। बफर का मतलब क्या होता है कि डायरेक्ट आघात आप पर नहीं आए। बफर का मतलब क्या होता है कि बीच में जगह है, अगर कोई टक्कर होती है तो आप यहाँ पे हैं तो ये बफर जो है ये उस आघात को झेल लेगा, यही है बफर जोन। तो ये जो स्टेट है इनको बफर जोन के रूप में उन्होंने, यानी कि डायरेक्ट हम तक नहीं आए, अगर कोई चोट आती है तो पहले ये बफर स्टेट जो है इन पर आएगी, तब तक हम समझ जाएंगे और इसको युद्ध को संभाल लेंगे। तो इन ये जो घेरे की नीति है यही है। और इसमें क्या है, जैसे कि आपको बताया रेजिडेंट नियुक्त कर दिया है, ठीक है, अपने जो कुछ सैन्य बल हैं उनकी ही, उनके पैसा पर अपना सैन्य बल रखना उनके यहाँ पे, समझ गए, उन्हीं के पैसा पर अपना सैन्य बल उनके यहाँ पर रखना। ये कुछ कुछ नीति मैं आपको बताऊंगा अभी। इस नीति के तहत कंपनी ने आत्मरक्षा की दृष्टि से कुछ संधियां की थी जो अभी आपको बताई है। लिखेंगे, देशी राज्यों के विवादों में हस्तक्षेप से बचने की नीति अपनाई, यानी कि जो कहते हैं ऐसा लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं, वास्तव में ऐसा नहीं है। चौथा, सबसे बड़ा भय मराठा और अफगान आक्रमणकारियों से था। इनको सबसे बड़ा भय अफगान और मराठा आक्रमणकारियों से था। कंपनी ने बंगाल की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए अवध को बफर स्टेट के रूप में विकसित किया था। नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे, सहायक संधि। और बीच बीच में कुछ कुछ जगह आप छोड़ देंगे, जैसे कि आपने पहला ये टॉपिक लिखा है अभी घेरे की नीति और इसमें कुछ पॉइंट लिख लिए हैं, उसके बाद थोड़ा सा जगह छोड़ देंगे। कभी अपडेट लेक्चर यहाँ पर आता है तब उसके नीचे उसे ऐड कर देंगे पॉइंट, ठीक है। जब भी आएगा तो आप समझ जाएंगे, जो लोग सही से तैयारी करके चल रहे हैं वो समझ जाएंगे, बाकी सब चलता है, वही वाली बात है, ठीक है, कोई नहीं। अगर 10 लोग भी अगर असर होता है, 10 लोग भी इससे बदलते हैं तो सफल है ये, ठीक है।
देखेंगे, पॉइंट लिखेंगे। इसका इंग्लिश में भी लिख लेंगे सहायक संधि को, प्रिंसिपल्स ऑफ द सब्सिडरी अलायंस, प्रिंसिपल्स ऑफ द लिखेंगे अलायंस, ठीक है। लिखेंगे, इसमें पहला पॉइंट डाल करके लिखना है। लॉर्ड वेलेजली द्वारा इसे प्रारंभ किया गया था। लॉर्ड वेलेजली द्वारा प्रारंभ सहायक संधि की नीति, लॉर्ड वेलेजली द्वारा प्रारंभ सहायक संधि की नीति घेरे की नीति का विस्तार थी, घेरे की नीति का विस्तार थी, जिसमें भारतीय रियासतों की स्थिति को ब्रिटिश शासन पर निर्भर राज्य की स्थिति में परिवर्तित करना था, जिसने भारतीय राज्यों की स्थिति को ब्रिटिश शासन पर निर्भर करना था, ऐसे आप कर लें। दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे, अंग्रेजों के साथ सहायक संधि स्वीकार करने वाले, अंग्रेजों के साथ सहायक संधि स्वीकार करने वाले भारतीय शासक को अपने क्षेत्र में, सहायक संधि स्वीकार करने वाले भारतीय शासक को अपने क्षेत्र में अंग्रेजी सेना रखनी होती थी, अंग्रेजी सेना रखनी होती थी, और उनके रखरखाव के लिए भुगतान भी स्वयं करना होता था, स्वयं करना होता था। तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे, शासक किसी अन्य सरकार के साथ गठबंधन नहीं कर सकता था, के साथ गठबंधन नहीं कर सकता था, गठबंधन नहीं कर सकता था, और न ही अंग्रेजों के अनुमोदन के बिना, न ही अंग्रेजों के अनुमोदन के बिना किसी भी शक्ति के विरुद्ध युद्ध कर सकता था, किसी भी शक्ति के विरुद्ध युद्ध कर सकता था। चौथा पॉइंट डालेंगे आप, शासक अंग्रेजों के अतिरिक्त किसी भी अन्य यूरोपियों को, वैसे ऑलरेडी मैं इनका कुछ कुछ बता चुका हूं, लेकिन आप अभी आप क्रम से लिखें, वो आपको उन युद्धों में अप्लाई होता हुआ ये दिखेगा, ठीक है। अंग्रेजों द्वारा यह निर्धारित, ये लिख लिया क्या, अच्छा ये है, शासक अंग्रेजों के अतिरिक्त किसी भी अन्य यूरोपियों को नियुक्त नहीं कर सकता था, किसी भी अन्य यूरोपीय को नियुक्त नहीं कर सकता था, और उसके द्वारा पहले से नियुक्त ऐसे अधिकारियों को हटा दिया जाना था, हटा दिया जाना था। यानी कि जैसे ही वो इस सहायक संधि के सिद्धांत को लागू करता, तुरंत ही उसको ये कार्य करना पड़ता था, जो मैंने आपको बताया कि अगर कोई अंग्रेज है वहां पर, अगर अन्य यूरोपीय अगर कोई है तो उसको वहां से हटाना होता था और आगे नियुक्त भी नहीं करना होता था। अंग्रेजों द्वारा, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, अंग्रेजों द्वारा यह निर्धारित किया जाएगा, अंग्रेजों द्वारा यह निर्धारित किया जाएगा कि किसी अन्य राज्य के साथ विवाद की स्थिति में, किसी अन्य राज्य के साथ विवाद की स्थिति में क्या करना है और क्या नहीं करना है, और उसका समाधान क्या होगा, और जो समाधान होगा उसे स्वीकार करना होगा। समझ गए आप? नेक्स्ट लिखेंगे, शासक भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति के रूप में मान्यता देगा, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को शक्ति के रूप में मान्यता देगा, यानी कि पावर के रूप में मान्यता देगा। 8वां लिखेंगे आप, कंपनी ने राज्य को बाहरी खतरों और आंतरिक अशांति से सुरक्षा प्रदान की, कंपनी ने राज्य को, अभी राज्य को उल्टा सुरक्षा प्रदान करे, आप समझ रहे हैं। शुरू का रीजन क्या था आप बताइए मुझे। अंग्रेजी जो इतिहासकार है वो क्या कहते हैं कि कंपनी को अपनी सुरक्षा के लिए खतरा था, इसलिए उन्होंने ये सब किया। याद आया आपको? मैंने पढ़ाया भी आपको, अधिकांश बुक आपको ये लिखा हुआ भी मिल जाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ पर लोगों को एक अलग टाइप की चुल है कि जब तक कोई अंग्रेज उसे नहीं कहता ये स्वीकार करते नहीं। अगर उस पर कोई अंग्रेज मोहर लगा दे तो इनकी छाती फूल का ढोल हो जाती है, कहते हैं कि वाह वाह देखो उसने भी तो ऐसा कहा। पता नहीं क्या, मैं बड़ा इससे लेकर के बड़ा दुखी होता हूं कि जब तक किसी विदेशी
ताकत की उसमें मोहर ना लगे। आज भी का ये समय है, आज की मीडिया आप देखें, और मैं इसे मीडिया कहने में बड़ी मुझे शर्म आती है। मीडिया है क्या? कर क्या रही है मीडिया? मीडिया पहले वो एक मौर्य है उसके पीछे पड़ी हुई थी 15 दिन से, और अभी दिल्ली में बाढ़ आ गई है उसके पीछे पड़ी हुई है, और एक कोई पाकिस्तानी महिला है वो आ गई है भारत के अंदर, उसके पीछे पड़ी हुई है। ये भारत की मीडिया का हाल है। भारत के अंदर कितने रेप हो रहे हैं, भारत के अंदर गरीबी कितनी है, भारत के अंदर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कौन कौन सी समस्याएं हैं, उनका इन्हें कोई भी मतलब नहीं। इन्हें सिर्फ धार्मिक डिबेट करनी है, करना कुछ नहीं है, और धार्मिक डिबेट से सिर्फ नफरत फैलानी है, कंस्ट्रिक्ट कुछ नहीं करना, यानी कि कुछ ऐसा करें कि जो आने वाले समय में जिसके लाभ हो, ऐसा कुछ नहीं करना। और मैं ये नहीं कह रहा कि मीडिया कुछ करेगी, लेकिन अगर मीडिया ऐसे मुद्दों को लाती है तो ये चौथा स्तंभ है। आप जानते होंगे लोकतंत्र में मीडिया को चौथा स्तंभ बताया गया है, और ये जो चौथा स्तंभ है, इसे चौथा कहने में मुझे शर्म आती है। ये चौथा जो है ना, ये 4th ग्रेड है, समझ गए आप? तो आप यहां पे देखेंगे कि जो ये अभी जो बोल रहे थे कि कंपनी यहां पर जो है इसलिए ऐसा कर रही थी क्योंकि उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए खतरा था। अब आप इस पॉइंट में देखेंगे कि अब कंपनी ही राज्य को सुरक्षा दे रही है। समझ गए आप? ये कितना लॉजिकल है। जो ये तर्क जो लोग देते हैं, तो उस तर्क में कितनी जान है। अगर आप इसे देखेंगे कि अगर आपके पास ये आता है कि वास्तव में कंपनी ने अपनी आंतरिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारत में अपने पैर पसारे थे, उनकी कोई राजनीतिक इच्छा नहीं थी या विस्तारवाद की इच्छा नहीं थी, तो आप ये पॉइंट वहां पे मेंशन करेंगे कि कंपनी जो है, अगर आप सहायक संधि के अंतर्गत एक पॉइंट ऐसा भी है कि जिसमें कहा गया है कि राज्य को अपनी बाहरी खतरों और आंतरिक अशांति से सुरक्षा प्रदान करने के लिए जो कंपनी है वो सहायता करेगी या कंपनी राज्य को सुरक्षा देगी। समझ गए आप? यानी कि अब राज्य कमजोर है और कंपनी ज्यादा स्ट्रांग है। तो वो सारी धूर्तता है जो ये लोग लिखते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक जो हो गया है उसको रूप देकर बदलने की जरूरत वो कर रहे हैं। बाकी तो इनकी धूर्तता है। एक पॉइंट आप और लिख लेंगे, इसे समाप्त करेंगे। यह भारतीय शासक संधि द्वारा, यदि भारतीय शासक संधि द्वारा आवश्यक भुगतान करने में असफल रहता है तो उनकी भूमि का कुछ हिस्सा दंड के रूप में लिया जाता था। अब आ गए आप समझ में? भाई आप अगर यहाँ पे आर्मी रखेंगे और उसके लिए आपको भुगतान करना पड़ेगा, और ये भुगतान डिसाइड कौन करेगा? कंपनी ने जो कर दिया, आपने उसे भुगतान नहीं किया, तो आपके पास में क्या है, जमीन है, वो जमीन आपको देनी पड़ेगी, या कुछ भी और संसाधन है वो देना पड़ेगा। तो घेरे की नीति जो मैंने आपको बताई, दूसरा मैंने आपको सहायक संधि बताई, और सहायक संधि के तहत जो एक प्रश्न बनता है कि कुछ ऐसे स्टेट थे जिन्होंने इसको स्वीकार किया, इस सहायक संधि को स्वीकार कर लिया। और स्वीकार करने का क्या आप समझते हैं कि उन्होंने खुद जानकर इसे स्वीकार किया होगा? क्या गोलू टाइप थे वो? हाँ, गोलू तो थे, वो कम सोच के लोग थे, लेकिन उनमें सबसे पहले अवध के नवाब जो है उन्होंने इसे स्वीकार किया था। आप लिख लेंगे इसे एक बार। सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य है, सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य है। तो आप जानते हैं कि जो अवध के नवाब ने बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की सहायक संधि स्वीकार कर ली थी, और इस प्रकार अगर आप देखें तो पहले शासक वही थे। बक्सर का युद्ध आपको याद है, मैंने पढ़ाया है आपको। उसमें अवध के जो नवाब थे, नाम क्या था उनका? शुजाउद्दौला, ठीक है। तो उन्होंने इस संधि को जो है स्वीकार कर लिया था। हालांकि हैदराबाद का जो निजाम है वह सर्वसम्मत सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम शासक था, यानी कि उसने सर्वसम्मत यानी कि पूरी तरीका से कोई विरोध नहीं। अगर उसका पूछा जाए कि सर्वसम्मत
वो तो युद्ध में हारा था इसलिए, लेकिन सर्वसम्मत कौन था? हैदराबाद का जो निजाम था वो था। अगर आपसे क्रम इनका पूछा जाता है, ठीक है, तो आप इसे किस तरीका से बताएंगे? इसमें आप देखेंगे, आप इसमें लिखें हैदराबाद, आप इसे लिख लेंगे। कौन कौन से राज्य थे जिन्होंने इसे स्वीकार किया? हैदराबाद, इसने कब स्वीकार किया था? 1798। मैसूर 1799 में, आपको पता है ये चतुर्थांगल मैसूर युद्ध में पराजय के बाद में टीपू सुल्तान को मार दिया गया था और उसी के साथ में ये संधि स्वीकार होती है। उसके बाद तंजौर 1799, याद रखना है सभी को ये, क्योंकि प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। सूरत, ठीक है, 1799। फिर उसके बाद में है आरकट, आरकट 1801। अवध 1801। पेशवा मराठा 1802। आपको मैंने पढ़ाया है, बसीन की संधि पढ़ाया मैंने आपको। सिंधिया 1803। ये सुरजी अर्जुन गांव की संधि जो हुई थी उसी में इन्होंने स्वीकार किया था, याद हो आपको, पढ़ा दिया है मैंने। याद आया आपको? भोंसले, देवगांव की जो संधि हुई थी, गायकवाड़, और उसके बाद में आप देखोगे जो राजपूत राज्य हैं, जिनमें जयपुर, जोधपुर आप लिख सकते हैं, राजपूत राज्य जयपुर, इनका भी क्रम से याद रख लेंगे। जोधपुर, बूंदी, मेघेड़ी, भरतपुर 1818 में इसके द्वारा, और होलकर वास्तव में 1818 में सहायक संधि को स्वीकार करने वाले अंतिम मराठा शासक थे, आपको पता है, इसे भी लिख लेंगे होलकर। में सहायक ठीक है, यहां तक आपको समझ आ गया ये? तो ये जो सहायक संधि है ये आपको समझ में आ गया, ये महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। और ये जो राज्य मैंने अभी आपको लिखाए हैं इनको आप याद रखना कि सहायक संधि स्वीकार करने वाले कौन कौन से राज्य थे, किस किस सन में उन्होंने किया, या तो आपसे क्रम पूछ सकता है इनमें से 4-5 दे करके, ठीक है, कौन पहले कौन बाद में, ठीक है, या फिर नाम दे सकता है, 4-5 नाम दे देगा, कह देगा ओनली 1 सही है, ओनली 2, ओनली 3, कि इनमें से कौन से थे जिन्होंने सहायक संधि स्वीकार की थी। इनमें से कुछ होंगे, कुछ नहीं भी होंगे, तो अगर एग्जाम में आप देख लेना जाकर के कि इनमें से कौन सा दिया हुआ है, अगर दिया है तो उसे हाँ पर करना, सही हो जाएगा। बोलो बोलो, यहां तक समझ में आ गया? और जो लॉर्ड डलहौजी की जो हड़प नीति थी उसे भी आप लिखेंगे,
व्यपगत का सिद्धांत उसे बोलते थे, लिखेंगे व्यपगत का सिद्धांत। या हड़प नीति, यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स समझ गए आप, ये लिखना आप इसमें पॉइंट डाल करके आप लिखेंगे। यह हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी द्वारा अपनाई गई थी। हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी द्वारा अपनाई गई थी। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अपनाई गई थी, जो 1848 और 1856 के मध्य भारत का गवर्नर जनरल था। इसका गवर्नर जनरल काल क्या था? 1848 से 56। इसके 3 उद्देश्य थे। क्या उद्देश्य थे इसके? राजनीतिक एकता की स्थापना ठीक है, पहला उद्देश्य क्या था? राजनीतिक एकता की स्थापना। दूसरा, राज्य की सीमाओं की सुरक्षा। राज्य की सीमाओं की सुरक्षा और आर्थिक हितों की रक्षा। बोलो, दूसरा पॉइंट लिखेंगे डाल करके। इस सिद्धांत के अनुसार कोई भी रियासत या राज्य, इस सिद्धांत के अनुसार कोई भी रियासत या राज्य जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रत्यक्ष शासन के अधीन है, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रत्यक्ष शासन के अधीन है, तथा ब्रिटिश सहायक संधि प्रणाली के तहत अधीन राज्य में, तथा ब्रिटिश सहायक संधि प्रणाली के तहत अधीन राज्य में शासक स्पष्ट रूप से शासन करने में अक्षम हो, शासक स्पष्ट रूप से शासन करने में अक्षम हो या प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी के बिना उसकी मृत्यु हो जाए। यानी कि या तो वो शासक, अब ये कौन डिसाइड करेगा कि वो असक्षम है? मुद्दा समझ रहे ना आप? यानी कि ये चोरी है सीधी सीधी, यानी कि डिसाइड करेगा कंपनी। अब वो किसी को भी कह देगा भाई ये तो असक्षम हो गया, और बाकी जो बचे हुए उनके पुत्र नहीं है, गोद ले नहीं सकते इसके तहत, ठीक है, तो फिर क्या होगा? उस राज्य को मिला लेंगे ब्रिटिश राज्य में, खत्म कहानी। देखो किस तरीके से बेबी स्टेप, कहां से शुरू किया था और कहां तक ये पहुंच गए हैं। और ये ऐसा कर क्यों रहे हैं? क्योंकि अब जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि शक्ति और स्वीकृति, शक्ति और स्वीकृति, यानी कि तो शक्ति चाहिए, पावर चाहिए और एक्सेप्टेंस चाहिए, एक्सेप्टेंस। और धीरे धीरे से आप देखेंगे इनकी जो एक्सेप्टेंस वो बढ़ जाएगी। कारण क्या है कि ये जो धन है, राज्य के पास जो धन है, पैसा जो है, उसको तो ये चूस लेंगे। राज्य में इन्हें कार्य ही नहीं करने देंगे। राजा जो है, वहां का कोई राजा है, वो जो कार्य कर सकता है वो करने ही नहीं देंगे। और जो पैसा है वो तो जा रहा है कहां? अंग्रेजों के पास, सेना के रूप में। सेना को तनख्वाह दे रहा है, और सेना का जो तनख्वाह वो डिसाइड कौन कर रहा है? कंपनी। और ये सारा पैसा तो उधर चला गया, तो राज्य की जो जनता है उसके ऊपर क्या खर्च करेगा राजा? इससे क्या होगा? राज्य की जो जनता है उसमें असंतोष बढ़ जाएगा, और जो असंतोष है वो राजा के विरुद्ध हो जाएगा। अब जो अपीसमेंट पॉलिसी है वो कौन है? वो अंग्रेज है। अब तो कोई विकल्प बचा नहीं है सत्ता का, तो क्या करेगा? राजा को हटा देगा। अब जनता कुछ कहेगी नहीं, क्योंकि जनता ऑलरेडी दुखी है उस राजा से। समझ गए आप? तो ये हो गया। हाँ, इसमें आपने देखेंगे तो उसे, हाँ, शासक स्पष्ट रूप से अगर वो अक्षम है शासन करने में, या फिर उसकी बिना किसी
उत्तराधिकारी, प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी का मतलब यह है कि कोई अडॉप्टेशन नहीं होना चाहिए, अडॉप्ट नहीं करना है ना। प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी अगर नहीं है तो अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तब भी ये राज्य को मिला लिया जाएगा अपने उसमें, तो हड़प नीति का हिस्सा बन जाएगा और उसको अपने ब्रिटिश राज्य में मिला लिया जाएगा। इस प्रकार इस नीति ने उत्तराधिकारी न होने पर भी भारतीय शासकों द्वारा उत्तराधिकारी के चयन करने संबंधी सदियों पुराने अधिकार को समाप्त कर दिया, अडॉप्टेशन जिसे हम बोलते हैं, गोद लेना। और इसके अतिरिक्त अंग्रेजों द्वारा ही यह निर्धारित किया जाता था कि संभावित शासक पर्याप्त रूप से सक्षम थे या नहीं। समझ गए आप? अब भाई वो हो गया ना, जलेबी की रखवाली कुतिया, आपने सुना होगा, कहावत है ना। तो अब ये क्या है, ये जलेबी के रखवाले हैं। अब ये डिसाइड करेंगे कि राजा सक्षम है या नहीं, यानी कि वही तो हड़पने वाला है और वही ये निर्धारित करने वाला कि सक्षम है या नहीं। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बनता है, तो बस वही है। ठीक है, समाप्त कर दिया। और इसके अतिरिक्त अंग्रेजों द्वारा यह निर्धारित किया जाना था कि शासक शासन करने में सक्षम है या नहीं है, और इस सिद्धांत और उसके उपयोग को भारतीयों ने गैर कानूनी माना। ठीक है, गैर कानूनी माना, मानते रहो, क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है, लिखेंगे 1848 में सतारा ये महाराष्ट्र के अंदर है। सतारा 1849 में जैतपुर, 1849 में जैतपुर कहां पे है ये, बुंदेलखंड में। संबलपुर कब, 1852 में। संबलपुर ये कहां पर है, उड़ीसा। 1850 में बघात, 1850 में बघात ये कहां पर है, एमपी, मध्य प्रदेश में। उसके बाद देखेंगे आप 1852 में उदयपुर, 1853 में झांसी, 1854 में नागपुर, 1855 आदि को अंग्रेजों ने मिला लिया। लेकिन करौली राज्य ने अंग्रेजों से मिलने से इनकार कर दिया। करौली ने इसका विरोध किया था। समझ गए आप? ये याद रखना है आपको, किनका क्रम याद रखना है आपको, किसने कब मिलाया, यानी कि ये आपको एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसको याद रखना है कि कौन सा राज्य कब इसको स्वीकार करता है। ठीक है, अवध को कैसे मिलाया गया था, कुशासन का आरोप लगा करके पूछते हैं इसे एग्जाम के अंदर। अवध को हड़प नीति के तहत किसका आरोप लगा करके मिलाया गया था, तो कुशासन का आरोप लगाया था, यानी कि वो आप अच्छे से शासन नहीं कर पा रहे हैं, बोला है ना उन्होंने, शासक सक्षम नहीं है। 1856 में इसको मिला लिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आप लिखेंगे अधीनस्थ या पार्थक्य की नीति। अधीनस्थ पार्थक्य की नीति, पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट्स आइसोलेशन,
आइसोलेशन कब से कब थी? 1813 से 57, 1813 से 57। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने ब्रिटिश इंडिया कंपनी और भारतीय राज्यों के संबंधों को एक नए चरण की शुरुआत की थी और इस अवधि के दौरान सर्वोच्चता का सिद्धांत विकसित होने लगा। इसके तहत भारतीय राज्यों को अंग्रेजों के अधीनस्थ सहयोगी के रूप में कार्य करना था। बस यही है, अधीनस्थ यानी कि सबॉर्डिनेट के रूप में कार्य करना। किसके द्वारा? लॉर्ड हेस्टिंग्स। आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं, लॉर्ड हेस्टिंग्स भारतीय राज्यों के संबंधों को एक नए चरण की यहाँ पर शुरुआत होती है और इसमें कार्य क्या है बस याद रख लेना, क्योंकि एग्जाम में आपको जब इसे पूछेगा तो आप फिर बताने में सक्षम हो। इस तरीका से मैं इसे करा रहा हूँ, इतना ही महत्वपूर्ण है जितना मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, सर्वोच्चता के सिद्धांत विकसित होता है और यहाँ पर जो सर्वोच्च पर कौन है, चरम पर कौन है? सर्वोच्चता मतलब शिखर। यहाँ पे कौन है? कंपनी है। कंपनी की जो सर्वोच्चता है उसको स्वीकार कर लेते हैं इंडियन स्टेट, अब उसके अधीनस्थ के रूप में कार्य करते हैं, ये इंडियन स्टेट हो गए। अधीनस्थ संघ की नीति क्या है, इसे भी आप लिखेंगे। अधीनस्थ संघ की नीति ये कब से कब रही थी? 1857 से 1935। अधीनस्थ संघ की नीति इसमें 1858 में क्राउन द्वारा, आप जानते हैं कि 1857 का विद्रोह होता है, वहां तक तो कंपनी का क्या था? डायरेक्ट शासन था। अब 1857 के बाद में जब क्रांति होती है तो उसे पैसिफाई करने के लिए जो ब्रिटिश राजा था, क्राउन का शासन यहाँ पर फिर डायरेक्ट बोला जाता है, उन्हें पैसिफाई करने के लिए, और कुछ नहीं। 1857 में इनडायरेक्ट शासन होता है और क्राउन अपने हाथ में सीधा सीधा शासन ले लेता है। और कुछ नहीं था, वो ये था कि जो अभी जैसे आप देखते होंगे कि अगर कहीं लड़ाई हो जाए और उस लड़ाई में आपका कोई भाई है और उसने लड़ाई की है और आपको पता है कि गलती उसकी है, तो आप क्या करेंगे? आप जाकर के उसमें 2 थप्पड़ मारेंगे पहले। क्यों? क्योंकि जो सामने वाला है उसका जो गुस्सा है वो कम हो जाए कि अरे ये तो अपने भाई ये पीटा, ये हमारा ये साइकोलॉजी है, ऐसा कार्य करता है। नहीं तो वो ज्यादा मारते उसे, उसने अपने भाई में 2 थप्पड़ मारे। सिर्फ वही कार्य कर रही है क्या? ब्रिटिश सरकार यही कार्य कर रही है, क्योंकि 1857 का जो विद्रोह है उसे कुछ जो ये साम्राज्यवादी इतिहासकार है वो कहते हैं सिपाही म्यूटनी। सिपाही म्यूटनी नहीं है वो। आप सावरकर की किताब पढ़ेंगे 1857 बुक का नाम है, ठीक है, उसमें उन्होंने इसे क्या बताया है? स्वतंत्रता की लड़ाई बताया है। ये स्वतंत्रता आंदोलन था, प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन। और यहां पर अंग्रेज जो कंपनी और सरकार भी, क्योंकि दोनों मिले हुए थे, मैं आपको शुरू से ही बताता हुआ आ रहा हूं इसे, वो समझ चुके थे कि अब भारत के जो लोग हैं वो आपको समझ चुके हैं, अब आपके प्रति बहुत हिंसा है। क्योंकि 1857 के विद्रोह में आपको पता है कि मुगल शासक जो था उसको ही इन्होंने क्या चुन लिया था। मैं 1857 क्रांति आपको पढ़ाऊंगा जब इसे बताऊंगा। और वो मुगल राज्य को स्थापित करने के लिए इच्छुक थे, लेकिन अंग्रेजों को आगे सहन करने के लिए नहीं थे। उसका ये संकेत था, क्योंकि आप भी जानते हैं कि राजा तो सक्षम नहीं था, मुगल जो थे वो नष्ट हो चुके थे, लेकिन एक सिंबल देने के लिए, एक सिंबॉलिक रूप से ये दिखाने के लिए कि आज हम मुगलों को स्वीकार कर सकते हैं लेकिन आपको नहीं। तो क्राउन जो है उसने इस सत्ता को अपने हाथ में ले लिया दिखाने के लिए सिर्फ। और क्राउन की जो सर्वोच्चता है, अब उसके अधीन ये राज्य अब है। जो पहले मैंने अभी आपको बताया है कि जो कार्य पहले अधीनस्थ पृथक्य की जो नीति थी, यानी कि पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट आइसोलेशन की जो नीति थी, अब वो पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट यूनियन ने ले ली है। और ये 1857 से 1835, 1857 से 1935, आपको पता है 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट आया था, ठीक है। और यहां पर आप देखेंगे कि आप लिख भी लेंगे थोड़ा सा इसे, 1-2 पॉइंट इसमें लिख लेंगे, मैं बोल रहा हूं। 1858 में क्राउन द्वारा प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व तो संभालने के पश्चात ब्रिटिश संघ के अधीन राज्य आ जाते हैं और क्राउन की सर्वोच्चता ने राज्यों की अधीनता को स्वीकृति दी। और इस नीति में परिवर्तन अधिकांशतः विद्रोह के दौरान राजकुमारों
अधिकांशतः विद्रोह के दौरान राजकुमारों के निष्ठापूर्वक व्यवहार के कारण हुआ था। इसका मतलब यह है कि जो पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट आइसोलेशन में जो राजा थे, उन्होंने 1857 में पार्टिसिपेट नहीं किया था, और इसी से खुश होकर के ये सब चल रहा है अभी जो मैं आपको बता रहा हूं। राजकुमारों ने निष्ठापूर्वक व्यवहार नहीं किया था 1857 की क्रांति में, और 1876 के जो शाही उपाधि अधिनियम लाया गया था, 1876 का शाही उपाधि अधिनियम लाया गया था, और इसमें रानी को केसर हिंद की उपाधि दी गई थी 1876 में। आप याद रखेंगे इसे, शाही उपाधि अधिनियम। शाही उपाधि अधिनियम, और जिसमें रानी को केसर हिंद यानी कि भारत की सामग्री, यानी कि वो भारत की रानी है, उसे इसमें घोषित किया गया था, और औपचारिक रूप से इस व्यवस्था को स्वीकार कर लिया गया था। अंग्रेजों ने भारतीय राज्यों को बाह्य और आंतरिक मामलों पर संपूर्ण और निर्विवाद नियंत्रण लागू किया। समझ गया? और लास्ट ये यूनिट हमारी यहां पर खत्म होती है। एक और डाल लेंगे, बराबर के संघ की नीति। लास्ट है, इसे डाल लेंगे आप। बराबर के संघ की नीति। पॉलिसी ऑफ इक्वल फेडरेशन, पॉलिसी ऑफ इक्वल फेडरेशन। और आप समझ रहे होंगे ये इस तरीका से हो क्यों रहा है। इसके दो कारण हैं। ये हो क्यों रहा है, यानी कि जो शुरू में उन्होंने अधीनस्थ बनाया, फिर बाद में उन्हें यूनियन बनाया, और फिर बाद में उन्हें क्या बना दिया, बराबर, यानी कि इक्वल फेडरेशन। फेडरेशन और यूनियन का अंतर आप समझते हैं? समझते हैं आप? आपने सुना होगा कि भारत फेडरेशन नहीं कहते, भारत को यूनियन ऑफ द स्टेट बोलते हैं, जबकि अमेरिका को क्या बोलते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बोलते हैं। लेकिन वह क्या है, राज्यों का संघ है, लेकिन फेडरेशन की फॉर्म। वो संघ जो है वो भी क्या है, एक फेडरेशन ही है। संघ का दो मायने होते हैं, आपको मैं बता देता हूं इसे। संघ को आप हिंदी में तो संघ ही कहते हैं, लेकिन अंग्रेजी भाषा में इसको एक तो यूनियन बोलते हैं, और दूसरा इसे क्या बोलते हैं, फेडरेशन। ये मैं पढ़ाऊंगा आपको, पॉलिटी जब पढ़ाऊंगा तो उस टाइम पे पढ़ाऊंगा। तो यहां यूनियन की बात आती है, तो यहां पर जो पावर है वो सेंट्रलाइज होती है, यानी कि राज्यों के पास भी पावर है, लेकिन लिमिटेशन है पावर की, लिमिटेशन है पावर की। जैसा राज्य जो है वो संघ के एक तरीका से अधीन है, संघ के अधीन है। यानी कि अगर किसी राज्य को विदेशों से अगर फंड लेना है तो उसमें सेंटर की अनुमति लगेगी। पॉलिटी में आपने पढ़ा होगा ये। कोई राज्य अपने आप को भारतीय संघ से अलग करने की चेष्टा नहीं कर सकता, संविधान इसकी अनुमति नहीं देता। इसके विरुद्ध अगर आप देखेंगे, यूनियन क्या है, ये जो फेडरेशन क्या है, फेडरेशन जो है एक म्यूचुअल कंसेंट है। म्यूचुअल कंसेंट यानी कि आपसी सहमति। आप जानते हैं कि अमेरिका के अंदर 50 स्टेट है, 50 स्टेट है, और ये जो 50 स्टेट है ये कैसे आए हैं साथ, कंसेंट से, एक दूसरे की साथ, एक दूसरे की अनुमति है बस। और वो उनके पास में अधिकार ज्यादा है, सेंटर से ज्यादा अधिकार स्टेट के पास है अमेरिका के अंदर। और ये जो अधिकार है उन्हें अलग होने का भी अधिकार देते हैं। अगर आज कोई भी अमेरिकन स्टेट अगर ये चाहता है कि हम अलग हो जाएं तो वो हो सकता है, लेकिन भारत के अंदर अगर कोई स्टेट चाहे तो वो नहीं हो सकता। समझ गए आप? तो आपके दो मैंने आपको कारण बताए हैं। एक तो पहले वो यूनियन थे, आपको याद आया, मैंने अभी पीछे 2 पॉइंट लिखा है आपको। पहला उन्होंने बताया था अधीनस्थ, सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट का तो मतलब आप समझ गए कि भाई कुछ भी उनके हाथ में नहीं है। यूनियन में आप समझ गए कुछ कुछ पावर उनके हाथ में है, अगर डिफेंस को छोड़ दिया जाए, अगर विदेशी मामलों को छोड़ दिया जाए। और तीसरे में आप समझ गए हैं इक्वल, यानी कि कुछ कुछ बराबर बराबर कुछ शक्ति बांट दी जाएंगी। लेकिन वो बराबर कहने के लिए है, लेकिन अभी भी यहां पर क्या है, जो कंपनी है, जो सरकार है, जो ब्रिटिश सरकार है, वो ज्यादा सर्वोच्च है। तो ये बराबर की जो नीति है कब से कब तक चलती है, एक तो ये याद रखना है, 1935 से 47। और दूसरा कारण जो मैंने आपको बताया है, एक तो इनकी लॉयल्टी है। ये जो फेडरेशन बनाया गया है या फेडरेशन के रूप में उनको अनुमति यानी इक्वल जो नीति है उसके लिए पहला क्या है, इनकी चापलूसी, जो इंडियन स्टेट है इनकी चापलूसी।
जैसे कि 1857 में भाग नहीं लिया इन्होंने। दूसरा क्या है कि एक आपने कास्केडिंग इफेक्ट पढ़ा होगा। कास्केडिंग इफेक्ट जानते हैं आप? वो ताश के पत्ते साथ खड़े रहते, आपने वो देखा है स्कूल में, जो बाइक जो साइकिल साथ साथ खड़ी रहती हैं, और आपका कोई दोस्त है उसने एक साइकिल में अगर लात मारी तो सारी साइकिल गिर जाती है। एक साइकिल में लात लगी है लेकिन सारी साइकिल गिर गई, सारी तो आपने नहीं डाली। इसको कहते हैं कास्केडिंग इफेक्ट, यानी कि एक का प्रभाव दूसरे पर आए और दूसरे का तीसरे पर आए। ये कास्केडिंग इफेक्ट के द्वारा भी ये हो रहा है, क्योंकि जो अन्य जो स्टेट हैं जिन्होंने ना तो सहायक संधि स्वीकार की है और ना ही हड़प नीति के तहत आए हैं, उनके वो जो विरोध कर रहे हैं, जो क्रांतिकारी हैं, उनका कास्केडिंग इफेक्ट है ये। इनकी तो ठीक है स्वामी भक्ति जो ये कर रहे हैं चापलूस स्टेट, इनके वजह से उन्हें इक्वल पॉलिसी नहीं दी गई है, ये जो पॉलिसी ऑफ द इक्वल फेडरेशन, बल्कि जो कास्केड इफेक्ट है उसकी वजह से दी गई है। जो मैं आपको बता रहा हूं ये आपको कोई नहीं बताएगा, इस तरीका से नहीं समझाएगा। वो तो आपको पीपीटी में लाएगा और उसे पढ़ा करके निकल जाएगा, आप भी खुश और वो भी खुश, आप एग्जाम में फेल और वो खुश। समझ गए आप? अगर एग्जाम पास करना है तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, और दूसरे अपने जो मित्र हैं चाहने वाले और जो भी चाहने वाली हैं उनके साथ इसे शेयर करें और इसे सब्सक्राइब कराएं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यूँ मैंने आपको बताया, आपने लिख लिया होगा। आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। आपने मेरी बातों को इतने ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।